हेलो हेलो हेलो। ईशा रानी। अच्छा, आज वो नहीं आएगा हर्ष? ऑनलाइन क्लास ले रहा है? हैं? ठंड लग रही है? अच्छा। कैप वैप लगा के आए हैं आज तो? आज बीकॉम का पेपर है ना? एसओएल का पेपर है आज। हाँ। 2:30 से पेपर है एसओएल का। फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेम का। हाँ 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 हाँ। हम्म। कहाँ थी भाई इतने दिन से? फिर फिर हो गई? फिर? अच्छा, फिर? तो फिर आप घर चले गए हैं? हम्म। अच्छा। यहीं थे, उसको छोड़ के नहीं आ सकते थे? छोटी सिस्टर है? दोनों आई हुई हैं? आपकी मेरे साथ पहले अलग से क्लास कराई जाएगी, तब उसके बाद आपको मेन क्लास में बैठाएंगे। ठीक है। हाँ जी। दो और हैं क्या? आज ही है क्या आपका भी? पहले पढ़ा हुआ है क्या? थोड़ा थोड़ा समझाओ, मतलब खुल के बोलो। हाँ। अटेम्प्ट दिया है क्या? केस क्या है? केस समझाओ मुझे एक बार। अच्छा। और फिर उनको भी रोकना चाहिए था एक बार हमें। क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं आज हम। अच्छा, आपका बताओ, आपका क्या केस है? साथ में ही है क्या दोनों का? लें क्या, चांस लें? समझाएं आपको कुछ बढ़िया है? लें, उसको बुला के ला श्वेता जा। बुला जा यार, तू चल छोड़, क्या ही। बुलाओ को, सर बुला रहे हैं, बोलो उसको एक बारी। दो पूछो आप डाउट, एक मत पूछो, आप दो डाउट पूछा करो, एक डाउट नहीं पूछना चाहिए। हम्म। यस, इंक्लूड होता है हाउस प्रॉपर्टी में। मॉड्यूल लाना, मेरे को दिखाना। लाओ 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 लाओ। ऐप पे भेजी थी क्या? ऐप को मैं शाम को देखता हूँ, दो दो मेरे को तो। इवनिंग में देखता हूँ ऐप को तो मैं। दिखाओ। कौन सा पॉइंट है? सर ये रहा अनरियलाइज रेंट है ना, इसमें नीचे नोट में लिख रखा है कि वो ऐड नहीं होगा। एक मिनट। डिडक्शन डिप्रिशिएशन अलाउेबल एज। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये रेंट अनरियलाइज्ड है। तो अनरियलाइज रेंट के बाद ही ऊपर इनकम जो है ना हाउस प्रॉपर्टी की, देखो नेट एनुअल वैल्यू ले रखी है ना, तो वो कंप्यूटेड माना गया उसको। सर ऐसा प्रिज्यूम करा है। हाँ, अज्यूम कर लिया, हाँ। चले गए ना वो? आ गया? उससे पूछो पहले पढ़ा हुआ है क्या थोड़ा बहुत उसने? पहले कुछ पढ़ा हुआ है क्या, एक बार ये पूछो। कुछ? नहीं नहीं नहीं, टास्क पहले पढ़ा हुआ है क्या, ये बात कर लो बस, नहीं है तो फिर ले जाओ साथ में। फिर नई क्लास में जोड़ लेते। हाँ, यही मान के करना है। ठीक है। नहीं। हाँ, फिर ठीक है, फिर कोई नहीं। चलो। हाँ बेटा। November 22। ठीक। आज कितनी, 6 तारीख है क्या? 6 तारीख है, 7 नहीं है आज। 24th लेक्चर नंबर है। और पीजीबीपी हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है। सुनिएगा। सुनो 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 दोस्तों, मेरी बात सुनो एक बार। बैकअप कर लिया भाई? तो पहनों को कहाँ घुमाया? हम्म।
गुड़गांव नहीं घुमाया है? ले, तुझे गुड़गांव, तुझे घूमने की जगह ही नहीं पता फिर, इसका मतलब। हम्म। तो मेरे से पूछ लेती, मैं बता देता तेरे को जगह घूमने की वहां पे। हालांकि मैं खुद गुड़गांव में नहीं घूमता कभी। हाँ भाई दोस्तों, एक बार करें क्या, रिवाइज करें क्या पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। एक तो आप कोई डाउट आउट पूछ रहे हो तो वो उसको आप नोट कर लेना, क्लास खत्म होएगी उसके पहले 10 मिनट पहले बता देना मेरे को, तो ले लेंगे उसको, क्लास के एंड में ले लेंगे। दूसरा मेरे को ये बताओ, लाइव में जो बच्चे बैठे हैं, आपको मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है क्या? देखो जरा चेक करके बताओ, फोटो शोटो बढ़िया आ रही है क्या इसमें वीडियो में? ठीक है। दूसरा भाई तुम लोग मेरे को ये बताओ, हाँ सही आ रही है क्या? चलो बढ़िया आनी चाहिए बस। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर शुरू किया था, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? सर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की या किसी भी प्रोफेशन की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। ध्यान से सुनना भाई, दोनों लोग सुनना ध्यान से। कोई भी इनकम को टैक्स करने के पहले इनकम टैक्स में कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स के हिसाब से उस इनकम को सजाया जाता है ना? ठीक है ना? उस इनकम के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं, कुछ मेकअप वेकअप करके ना उसको टैक्स के लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी वही हम लोग कर रहे हैं हेड वाइज। तो वी हैव टोटल 5 हेड्स, 5 में से हम एक हेड पूरा पढ़ चुके हैं, दूसरा हेड हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है भाई? इनकम। अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस से आने वाली इनकम को हम कैसे टैक्स करेंगे, उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मेट ड्रॉ किया था, एंड दैट फॉर्मेट इज ऑन स्क्रीन, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बेस मानना पड़ेगा। क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको गेम ना। एक्चुअल में क्या है ना, तुम लोग एज में बहुत छोटे हो, तो इसलिए आपको एक एक चीज को ना मुझे ऐसे समझाना पड़ता है। कहाँ समझाऊं, यही समझा दूं क्या? हाँ यही समझा देता हूं। अरे बहुत छोटे हो तुम लोग, पता है अभी वो छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी क्लास वाले, तो वैसा ही लेवल है तुम्हारा अभी। देखो सुनो, मजा आएगा आपको, मतलब ये बात सुन के ना, और ये बात आपको पता भी नहीं थी पहले। देखो, आप लोग जब अपनी अकाउंटिंग करते हो तो आप अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में करते हो। तो आप अपनी अकाउंटिंग जब करते हो तो अपना पीएनएल अकाउंट आप कब बनाते हो? श्वेता बताओ कब बनाते हो पीएनएल अकाउंट? कब बनाते हो? एज ऑन डेट बनाते हो क्या, या ड्यूरिंग द ईयर बनाते हो? एट अ पर्टिकुलर डेट। और वो पर्टिकुलर डेट क्या है? दैट पर्टिकुलर डेट इज 31st March ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आई एम इन अकाउंटिंग राइट नाउ, तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा होगा, आपने 31 मार्च 2025 को अपना पीएनएल अकाउंट ड्रॉ कर लिया होगा। लेकिन होता क्या है, आप जब टैक्स देते हो तो टैक्स देते हो आप कब? प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हो। और अगर आप एक इंडिविजुअल एसएसी हो, कौन हो? इंडिविजुअल एसएसी हो, तो आपको टैक्स देना होता है 31 जुलाई को। कब देना होता है? 31 जुलाई 2025 को टैक्स देते हो आप। तो आप जब टैक्स देते हो तो टैक्स देने के पहले आप अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हो। क्या निकालते हो बेटा? टैक्सेबल इनकम निकालते हो। तो जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हो ना, तो तुमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो बनाया था ना इधर, उसमें जो नेट प्रॉफिट निकाला था, उसी नेट प्रॉफिट को आप अपनी टैक्सेबल इनकम का क्या मानते हो? बेस मानते हो। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का बेस आप 31 मार्च जो गया है ना अभी फाइनेंशियल ईयर, उसके नेट प्रॉफिट को बेस बना लेते हो। आई बात समझ में? तो केवल थोड़ा टाइम होता है उस केस में। कई बार बच्चे पूछते हैं सर टाइम होता है क्या इतना हमारे पास, इतनी कैलकुलेशंस का? तो आपके पास सफिशिएंट 4 महीने होते हैं उस केस में। डन। तो गेम क्या है एक्चुअल में, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको समझाई थी बात, वो यही समझाई थी। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे नेट प्रॉफिट के हिसाब से जो हमें दिया हुआ है उसको बेस बनाया था। फिर उसमें हमने ये कहा था कि भाई देखो ऐसा होता है, हम इनकम टैक्स में हैं, राइट? और इस प्रॉफिट के साथ 2 आइटम्स हैं जिनकी 4 एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं। कितने? 2 आइटम
चार एडजस्टमेंट, दो आइटम कौन से, एक इनकम एक एक्सपेंस, चार एडजस्टमेंट मतलब दो एडजस्टमेंट इनकम की और दो एडजस्टमेंट एक्सपेंस की। क्लियर? तो इनकम साइड से अगर हम चलें तो बेटा हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं। तो बिजनेस की इनकम निकालते हुए ऐसी भी कुछ इनकम हो सकती है जो बिजनेस की इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती, लेकिन जब तुम अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे थे तो तुमने ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर रखा था, तो आपको उसे वहां से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको वहां से। तो हटाओगे तो उसे लेस करोगे, और मैंने आपको बताया था कि जब आप लेस करोगे तो आप लेस करने के पहले कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखोगे कि वो कौन सी इनकम हो सकते हैं जिनको हमें लेस करना है। तो वो इनकम हो सकती है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग सैलरी की इनकम, 22 के अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है, सेक्शन 45(1) कैपिटल गेन की इनकम, और 56 के अंदर अदर सोर्सेस की इनकम, और सेक्शन 10 है एग्जम्प्ट इनकम का। तो कोई इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स ही नहीं लगना चाहिए, तुमने उसे इंक्लूड कर रखा है प्रॉफिट में, तो बाहर निकालना पड़ेगा ना उसको। अरे बोलो ना, ठीक है। तो सर सैलरी इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अपन रेंटल इनकम बोल सकते हैं, कैपिटल गेन की इनकम को अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वो इंक्लूड कर रखा है आपने। तो प्रैक्टिकली क्या वो आपकी बिजनेस से आई हुई इनकम है? नहीं, वो इनकम तो तुमने कहां से लाए हो, किसी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से लाए हो, हाँ या ना। तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी की आई हुई इनकम तो उस पर्टिकुलर हेड में जाएगी ना, जो हेड उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाया गया है, हाँ या ना। तो बिजनेस की इनकम में तो बिजनेस की ही इनकम कैलकुलेट करोगे आप। अच्छा, एक आइटम इसमें लेस का था, एक आइटम किसका था, ऐड का था। कई बार अपने को चेक करना पड़ता है कि ये जो ऐड वाला आइटम है इसमें जो इनकम पीएनएल अकाउंट के अंदर जानी चाहिए थी क्या वो चली गई है? सर हमें कैसे पता चलेगा पीएनएल अकाउंट के अंदर कौन सी इनकम जानी चाहिए थी? तो बेटा वो इनकम है आपकी सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। सर हमें पढ़ना है क्या ये? यस, सेक्शन 28 की 2 पॉइंट्स लास्ट क्लास में पढ़ा के गया था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आज पढ़ा दूंगा। सेक्शन 41 हमें पूरा पढ़ना है। तो ऐसे इनकम जो सेक्शन 28 और 41 के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, तो या तो क्रेडिट हो रखे होंगे या तो नहीं हो रखे होंगे। बेटा अगर क्रेडिट हो रखे होंगे तो कुछ भी नहीं करना, और अगर नहीं हो रखे होंगे तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रेडिट देम। अब आप पीएनएल अकाउंट तो बना नहीं रहे हो कि डेबिट क्रेडिट खेलोगे, आप तो स्टेटमेंट बना रहे हो। स्टेटमेंट बनाते हुए आप उसको पर्टिकुलरली क्या करोगे, ऐड करोगे। डन। तो इनकम के दो इश्यूज क्लियर हो गए अपने को। फिर आया अपना क्या, एक्सपेंस। बिजनेस के अंदर एक्सपेंस की दो एडजस्टमेंट है, एक प्लस एक माइनस। माइनस किसको करेंगे, ऐसे खर्चे जिनको हम बिजनेस में अलाउ नहीं करेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गरीब बच्चे के लिए कोई डोनेशन दे दी उठा के, क्या दे दी, कोई गरीब बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए आपने कोई डोनेशन दे दी उठा के, लेट्स सपोज 5,000 रुपए, तो लॉ कहता है कि वो आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। आपने किसी तरह का कोई प्रोविजन बनाया, याद करो अकाउंटिंग में आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन को डेबिट करते हो पीएनएल अकाउंट में। लॉ कहता है प्रोविजन आपके पास से कहीं गया नहीं है, वो खर्चा नहीं है, मैं उसे एक्सपेंस नहीं मानता। तो ये वो खर्चे हैं जिनको जनरली आप, जिनसे आप अवेयर हो, लेकिन टैक्स कहता है कि मैंने आपके एक्सपेंस, हेंस यू हैव टू एड बैक। ऐसे खर्चे जिनको लॉ एडमिट नहीं करता, इनकम टैक्स लॉ कहता है बिजनेस इनकम निकालते हुए ये खर्चे डेबिट नहीं होने चाहिए, तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, एड बैक। गुरुजी ये सारे खर्चे हमें कहां से पता चलेंगे? तो मैंने आपकी लास्ट लेक्चर में हेल्प करी थी कि ये वो सेक्शंस हैं जो आपको आने वाले चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या लिया था, एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड। तो ये वो खर्चे हैं जिनको आप बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते हुए माइनस करके जाओगे। 30 से लेके 37 तक के खर्चे, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको उन खर्चों को माइनस करना पड़ता है। डन। सर अगर माइनस ऑलरेडी हो रखे होंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस ऑलरेडी हो रखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना भाई। माइनस ऑलरेडी हो रखे होंगे तो तुम दोबारा थोड़ी करोगे, बट अगर नहीं हो रखे होंगे तो माइनस करने पड़ेंगे। बस फाइनल आंसर आपका इसका क्या निकल के आएगा, टैक्सेबल इनकम अंडर हेड बीजीबीपी। लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको चैप्टर के डिविजन्स दिए थे, यहां हमारी बात खत्म हो गई थी। मैंने कहा था आई एम डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 नॉर्मल स्कीम के अंदर कुछ बातें हम लोग करेंगे, पार्ट 2 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, पार्ट 3 अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी कि
एक बिजनेस के अकाउंट्स तो कैसे बनाना होता है सर, उसको ऑडिट कैसे करवाना होता है, ये थियोरेटिकल एरिया था। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिकली हमने अपनी बात को सेक्शन 28 से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? और आज हम लोग वापस से सेक्शन 28 का छोटा सा बैकग्राउंड है उसको समझेंगे और फिर अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, यस, डेप्रीशिएशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32। सो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम उसको। ठीक है, चले भाई दोस्तों, बढ़े आगे है। चलो, प्रोग्राम कितने बजे से था आपका आज? है 9:30 से था। चलो, आज सुबह भी बारिश हो रही थी ना? और जब आप घर से निकले होंगे उसी टाइम हो रही होगी, बारिश शुरू हो गई थी। हैं? फिर क्या लगा अपुनी भगवान है तो? अरे वो कुलदीप कहाँ है आजकल? तेरी बात नहीं होती है उससे? उसको बोलना सर पूछ रहे थे तेरे को। ठीक है, कांटेक्ट नहीं है क्या तेरा? लड़ाई वड़ाई हो रखी है क्या? तो अच्छा, तो उसके पास होगा, ईशा के पास। चलो देखो इधर, 28 सेक्शन 28 बहुत सिंपल सा सेक्शन है क्या सर? ये एक्चुअल में क्या है ना, ये 28 जो है ना, सेक्शन 28 कैरी करता है अपने साथ लिस्ट ऑफ इनकम्स। क्या कैरी करता है? लिस्ट ऑफ इनकम। आप ऐसे स्टैंड बाय मोड में मत बैठा करो, पेन डाउन करो आप पहले आराम से, रजिस्टर बंद करो। मेरे पास नोट्स हैं, आप नोट्स में से पढ़ना। ठीक है, मेरे को कुछ लिखवाना होगा तो मैं बता दूंगा, लिख लाएं। ठीक है, बंद करो। हाँ, और ज्यादा ध्यान, लिखने से ज्यादा ध्यान आपका फोकस जो होना चाहिए बोर्ड पे होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों पे होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 100% जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। 100%, 99 नहीं, 100% आना चाहिए समझ, कि इसने जो बोला है ना वो अपने को समझ आ गया। तो फिर उसे आप अपने हिसाब से प्रोसेस करो। मैं टाइम देता हूँ आपको कि उसे प्रोसेस करो, मैंने क्या कहा है आपको, उसे बिठाओ दिमाग में। आपके हिसाब से कोई चीज, कुछ मन में तुम्हारे गलत तो नहीं आ रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था? आपको लगता है नहीं सर मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, तो तुरंत से हैंड रेज करो, तो उसको हम बात को समझेंगे कि आपको क्या लग रहा है। तो उससे क्या होगा, चीजें जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, जैसे सेक्शन 28 में आप बहुत अटपटी बातें सुनने वाले हो भी मेरे साथ। ठीक है, बड़ी अजीब लगेंगी वो बातें आपको, तो उनको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये वो पॉइंट्स हैं। बेटा एक बात बताओ, कोई भी बात अगर लॉ में लिखी गई होगी तो ऐसा तो नहीं है ना, देखो आपने सुना होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए होता। सुना है? नहीं सर कभी नहीं सुना हमने तो, बट ये होता है। प्रत्यक्ष जो होता है, जो सामने है, उसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब वी डोंट नीड टू सर्टिफाई एनीथिंग जो सामने खड़ा है। बोलो, डू आई नीड टू जस्टिफाई कि मैं ही हूं सुमित? अरे मैं सामने हूं भाई, मैं ही सुमित हूं, और कौन है? हाँ या ना? सुनो मेरी बात को, अकाउंटिंग के अंदर पीएनएल की क्रेडिट साइड पे एक बिजनेस की कौन सी इनकम जानी चाहिए? यू नो दैट। नंबर 1 सेल, हाँ या ना? और बस नंबर 2 कुछ नहीं। नंबर 1 इज सेल। बेसिकली सेल जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ रेवेन्यू, उसे मैं सेल कहता हूं। डन। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं तो क्या क्या आइटम्स क्रेडिट होने चाहिए, वो सेक्शन 28 में लिखा है। क्लियर है? सेक्शन 28 में
ये लिखा है कि पीजीबीपी में कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है। तो क्या पीजीबीपी में तुम इनकम को डायरेक्टली टैक्स करते हो या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके टैक्स करते हो? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके टैक्स करते हो भाई। इनकम नेट ऑफ रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेंस ही तो टैक्स होता है। डे वन से समझा रहा हूं मैं आपको कि बेटा टैक्स कभी भी इनकम पे लगता है, ग्रोस रेवेन्यू पे नहीं लगता। क्लियर हो गई बात? सिर्फ एक ऐसी इनकम है जिसको हम ग्रोसली टैक्स करते हैं, वो है लॉटरी की इनकम, उसमें से खर्चे माइनस नहीं करते। बाकी जो हमारा टैक्स लगता है वो एक्चुअल में किस पे लगता है? रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेंस पे लगता है। ये बात एडजस्ट दिमाग में सेट करो कि मैंने क्या बोला है। अच्छा, अब सेक्शन 28 अपने साथ कैरी करता है लिस्ट। क्या कैरी करता है? लिस्ट ऑफ वेरियस इनकम विच शुड बी क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम। बैठ गया दिमाग में? 28 में जितने भी क्लॉजेस हैं उन सभी क्लॉजेस में इनकम के बारे में लिखा गया है। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, दो ही सेक्शन ऐसे हैं जो इनकम पे बात करते हैं इस चैप्टर में, बाकी के सारे सेक्शंस खर्चों पे बात करते हैं। तो इस चैप्टर में एक्सपेंसेस को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इनकम के तो दो ही सेक्शन है, और दो सेक्शन में एक में 5 पॉइंट्स है और एक में 9 पॉइंट्स है। तो टोटल कितने हो गए? 14 पॉइंट्स रिलेटेड टू इनकम। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हाँ या ना? तो सेक्शन 28 के अंदर जितने भी क्लॉजेस है वो सभी क्लॉजेस आपको ये समझा रहे हैं कि जी ये पर्टिकुलर इनकम पीएनएल में जानी चाहिए थी, हाँ या ना? सो अगर आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तुम्हारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। डन? आसान है। सेक्शन 28 बताता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एक बिजनेस के लिए क्या क्या हो सकता है। तो सर हमें पता है सेल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेल के अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है। और इन्होंने आपकी समझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया, इन्होंने सेल को भी एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कहा देखिए साहब, सेक्शन 28 एक लिस्ट कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा बेटा? लिस्ट कैरी करेगा, और उस लिस्ट में सबसे पहला नंबर इन्होंने डाला किसका? रुको, अब मुझे बोलने दो आप। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल। मैं जितना आसान कर सकता हूं उतना आसान करूंगा इसको। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। सर जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमने गेन नाम का जो ये वर्ड है, इसके लिए हमने एक सेपरेट हेड सुना हुआ है, कैपिटल गेन्स। तो ये कौन सा गेन है? ये वाला जो गेन है, ये कौन सा गेन है? तो गेन बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है गेन आउट ऑफ टर्नओवर, और एक होता है गेन आउट ऑफ या बिकॉज ऑफ टाइम। तो वो गेन जो टाइम की वजह से आया होगा वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। और वो गेन जो टर्नओवर की वजह से आया होगा वो कहां जाएगा? पीजीबीपी। मतलब सर थोड़ा और समझाओ। मेरे एक चाचा हैं और उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी है। क्या काम करते हैं चाचा? अरे बोलो सर। उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी है। क्या बेचते हैं वो उसमें? वो उसमें बेचते हैं पशुओं का चारा। पशु होता है ना, गाय भैंस, उनका चारा होता है। वो अलग तरीके की डाइट होती है उनकी एक ना, तो वो डाइट सेल करते हैं उनकी, और वो उसके ट्रेडर है। अब क्या होता है समझना, उनकी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है वो कुछ खरीदते हैं, खुद नहीं बनाते, होलसेलर्स से परचेज करते हैं, और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। उनका धंधा इस तरीके से चलता है। वो पीछे से 500 बोरियां खरीदते हैं, 500 बोरी खरीदते हैं पीछे से। मैं उनको पैकेट्स बोल देता हूं, ठीक है? और एक पैकेट लेट सपोज उनको 200 रुपए का मिलता है, तो कितने का खरीद लिया? 10,000 का खरीद लिया। और ये वो फिर आगे 500 बोरियां 250 रुपए के हिसाब से सेल कर देते हैं। तो कितना हो गया? 12,500। और ये उनका प्रॉफिट हो गया बेटा। कितना? देखो, ये प्रॉफिट कोई भी
नर्सरी स्टैंडर्ड का बच्चा निकाल के दे सकता है। अगर मैं उससे ये पूछूं कि बाबू बताना कितना प्रॉफिट, तो ये मेरी सेल, ये मेरी परचेज, डिफरेंस आ गया 2,500 रुपए। तो मैंने लिखा एनी प्रॉफिट। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, 1,25, तो ये 25,000 हो गया। ठीक है, क्लरिकल एरर्स को एरर नहीं माना जाता, आपको पता है। 1,25 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हो गया। चलो सर, तो 25,000 का प्रॉफिट मेरे को हो गया, और ये कोई भी बता देगा आराम से निकाल के कि सर बहुत आसान है, दिस इज माय सेल एंड दिस इज माय परचेज। तो परचेज और सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। झंझट है, प्रॉब्लम है मुझे इस वर्ड से। तो मैंने कन्विंस तो करा आपको कि गेन आउट ऑफ टर्नओवर, बट यू डोंट नो एनी एग्जांपल, और हिम्मत इतनी होती नहीं कि सर से ये पूछ लें कि बता तो दो, एक आध बात तो समझा दो कुछ कैसे। तो फिर हम घर पे भी लेके उसे ऐसे ही चले जाते हैं, सर ने बोला था आउट ऑफ टर्नओवर, और कोई पूछ ले विल यू प्लीज इलैबोरेट, तो कैसे इलैबोरेट करोगे आप उसे? तो क्या होता है ना, ये ऐसे तो ये पूरा पैकेट चला गया। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, चाचा के पास ना कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 1 किलो 2 किलो लेके जाते हैं, ये पूरा बैग जो है ये 25 किलो का है। तो चाचा क्या करता है, एक आध बैग को खोल के रखता है, और उसको वो कैसे बेचता है, मिनी रिटेल में बेचता है। पूरा बैग नहीं बेचते, किसी को 2 किलो चाहिए 2 किलो दे दिया, 5 किलो चाहिए 5 किलो दे दिया, ठीक है। और एट द एंड जब वो बैग खाली हो जाता है तो वो बोरी बच जाती है उनके पास। क्या बच जाती है? बोरी, खाली बोरी समझते हैं, वो बच जाती है। और ऐसी उनके पास एक साल में कम से कम 25,000 20,000 बोरी इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, इनका आप क्या करते हो? तो बोला इनको मैं बेच देता हूं। इसको कहते इनको, ये कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली इनको खरीदने आते हैं। तो मैंने कहा एक पैकेट कितने का बेचते हो? कहते 5 रुपए का। साल में 20,000 पैकेट इकट्ठे हुए, खाली पैकेट, 5 रुपए का एक पैकेट बेचा, तो लाख रुपए का इन्होंने सिर्फ क्या बेचा? क्लियर? तुम इसे कहोगे स्क्रैप, मैं इसे कहूंगा गेन। क्या कहूंगा? गेन आउट ऑफ टर्नओवर। गया दिमाग में? बिजनेस एक्टिविटी करते करते कोई ऐसी एक एक्टिविटी कर दी जो मेरी बिजनेस एक्टिविटी की एंसिलरी एक्टिविटी थी, तो उससे आने वाला गेन भी कहां टैक्स होगा? ईजीपीपी में टैक्स होगा। एक मेरा दूसरा चाचा है, अनदर एग्जाम्पल, उसका एक पोट्री फार्म है। क्या है? पोट्री फार्म। समझते हो पोट्री फार्म? तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उनका जो मेन एरिया है वो है हेंस से जो एग्स आते हैं उनको सेल करना। तो वो जो फार्म है उसमें एग प्रोडक्शन होती है, तो एग्स बेचे जाते हैं, तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अब मान लो साल में जितने भी एग्स बिके, मल्टीप्लाई एक एग कितने का है, वो तो रेवेन्यू आ गया। लेकिन क्या होता है, जो एग्स आते हैं वो हेंस से आते हैं, और वो हेंस क्या होती हैं, वो 1 साल 2 साल या कुछ मंथ्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो फिर वो जो रिटायर हो गया उसका तो कोई यूज नहीं है बिजनेस में, तो उसको हम, मतलब मैं नहीं, सॉरी, मेरा चाचा, ठीक है, हाँ, तो मेरा चाचा क्या करता है, उसको स्लॉटर हाउसेस में डिलीवर कर देता है, ठीक है। अब वो चली जाती है वहां पे, वहां जाके क्या होता है आगे उसका प्रोसेस, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी होता है। वो 300 रुपए की बिकती है। कितने की? 300 की। और साल में ऐसी 500 हेंस निकल आती हैं जो 300 के हिसाब से बेचनी पड़ती हैं। कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया माल। अब ये 1.5 लाख जो आया ये क्या है? ये भी वो गेन है जिसको मैं टैक्स करने की बात कर रहा हूं। तो ये हमें उनके जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बिजनेस इनकम निकाली जाती है तो ये उनकी इनकम में ऐड करना पड़ता है। गॉट इट? दिस इज नॉट अ गेन आउट ऑफ टाइम, इट इज अ गेन आउट ऑफ टर्नओवर। ठीक है? अरे सही है ना? अच्छा, एक मेरा और फ्रेंड है मेरठ में, वो उसकी बैट बनाने की फैक्ट्री है, वो बड़ा काम आएगा तुम्हें यहाँ पे, तो उसका इंट्रोडक्शन अभी दे देते हैं ताकि बाद में यूज कर लें हम उसको। अब वो वहां पे बनाता है क्रिकेट बैट, और क्रिकेट बैट बनाने के लिए बैट जो होता है उसकी लकड़ी खरीदनी पड़ती है कश्मीर से। अब क्रिकेट बैट के लिए जो कश्मीर से लकड़ी आती है वो रॉ फॉर्म में आती है,
फिर उसको बैट की शेप दी जाती है। तो बैट की शेप देने के लिए उसमें से, उस लकड़ी में से कुछ पार्ट्स हमें निकाल के फेंकना पड़ता है जो किसी काम का नहीं होता, स्क्रैप मटेरियल होता है वो स्क्रैप मटेरियल को रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं जलाने के लिए, और वो बिकता है 50 रुपए किलो, और वो साल में 2 टन 3 टन इस हिसाब से बनता है उसकी फैक्ट्री में, तो वो सारा बिक जाता है। उससे आने वाली इनकम कहां जाएगी? क्लियर हो गया? देखो, बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है क्रिकेट बैट, लेकिन स्क्रैप को बेच के जो आया, सेल ऑफ स्क्रैप को करके जो आया, वो भी बिजनेस की इनकम में ही लिया जाता है, और ये वही गेन है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें लगभग आपको 10 मिनट डिवोट करे, मेरे ख्याल से तुम्हें ये गेन समझ में आ गया क्या है। आप इससे आगे चल के इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुलझा पाओगे। ठीक है, पेपर में तो वो नहीं पूछेगा ऑफ कोर्स आपसे इस बात को, बट आगे चल के आप इससे इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल इश्यूज को सुलझा पाओगे कि भाई कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका क्या करूं मैं, तो दिस शुड बी टैक्सेबल, हाँ या ना? तो पहला क्लॉज क्लियर सबको? पहली क्लॉज में मैंने क्या कहा? एनी प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या था? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज, ये प्रॉफिट है। गेन क्या था? उस सेल एंड परचेज के दौरान आपको कोई इवेंचुअल गेन आ गया, विल बी टैक्सेबल। कोई गेन ऐसा है जो स्पेसिफिकली 45(1) के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो वो यहां पे नहीं आएगा, वो कैपिटल गेन में टैक्स होगा, वो यहां टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स कहां पे होगा? वो टैक्स होगा इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स। डन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी हमारे बीच में बात। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये भी कहा था बेटा, प्रॉफिट जो है ना वो वेग नहीं होना चाहिए, बोगस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे? ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जो हवा में कमा लिया हो तुमने। आप अपने घर पे बैठ के कह रहे हो मैं इस साल इतना कमा लूंगा, तो हम रियल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो तुमने कमा लिया, जो तुम कमाओगे कॉन्टिंजेंट, उस पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। कॉन्टिंजेंट प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स भी कैसा होगा? कॉन्टिंजेंट। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया था? दूसरा पॉइंट मैंने लिया था वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट और फैसिलिटी किसको आई है? बिजनेस को आई है। किससे आई है? उसके कस्टमर्स से आई है। बिजनेस को उसके कस्टमर से क्या आई है? वैल्यू, कोई बेनिफिट। भाई कोई बेनिफिट, कोई किसी तरह का परक्यूजिट, किसी तरह का परक्यूजिट या किसी तरह की फैसिलिटी। तो लास्ट लेक्चर में चलते चलते मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे आपको, टाइम शॉर्टेज था, तो अभी मैं इस पे 5 मिनट बात करूंगा आपके साथ आराम से। तो हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर कपूर, उनके होटल्स हैं। क्या है? होटल्स हैं। ये कौन है? नहीं, ठीक है, ये सीए साहब है, और इनके कौन है? इनके क्लाइंट है मिस्टर कपूर। और मिस्टर कपूर के होटल है, इनकी चेन ऑफ होटल है। तो उसमें एक होटल जो है वो शिमला में है। कहां पे है? शिमला। अब है क्या मैटर, जरा समझिए। मैटर कुछ इस प्रकार से है कि जो मिस्टर कपूर हैं, इनके यहां पे जो ये लोकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, शिमला, होता है कभी हमारा भी जाना होता है उधर, हम भी जाते, चले जाते हैं। तो कपूर साहब ये कहते हैं कि भाई अगर आप शिमला आते हो तो आप दूसरी किसी प्रॉपर्टीज में मत रुका करो, ये होटल एक्चुअल में आप ही का है, वो ऐसे कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये हमारे कौन है? ये हमारे क्लाइंट हैं। हम इनको टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी शिमला जाना हो तो हम कहां रुक जाते हैं? ये मिस्टर कपूर के होटल में रुक जाते हैं जाके। तो वहां पे एक रूम नंबर 104 है, तो हम उसको
रख लेते हैं, फोन कर देते हैं उनको जी रूम नंबर 104 को खाली रखना है इन डेट्स पे, तो उसको खाली रखते हैं 104 नंबर को पर्टिकुलर डेट पे कि चलो ठीक है। अब क्या होता है, उनका जो टैरिफ है रूम रेंट का, जो उनका रूम रेंट लगता है पर डे का, लेट्स सपोज वो 7000 है, 7000 रुपये है, और हम वहां पे 4 दिन रुकते हैं, कितना हो गया 28,000। तो मिस्टर कपूर उसकी पेमेंट ही नहीं लेते, वो मना कर देते हैं जी इसकी पेमेंट नहीं लेंगे हम आपसे। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं लेते समझो, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं लेते, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं लेते। वो कहते हैं जी आप हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हम आपसे पैसा लेंगे क्या, नर्क में जाएंगे क्या पैसा लेके आपसे, हैं? आपसे पैसा नहीं लेंगे हम। लेकिन एक बात बताइए, जब मिस्टर कपूर ने ये पैसा नहीं लिया, तो ये जो बेनिफिट मुझे मिला, ये जो बेनिफिट मुझे मिला, क्या ये बेनिफिट आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, बोलिए, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है? क्या है ये, फैसिलिटी है, परक्यूजिट है? हाँ, वो एक अलग बात है, आप ये कह सकते हो कि सर कौन देख रहा है इतना बारीकी में जाके, हु इज इंटरफेयरिंग इन ऑल दीज। बट जब किसी दिन दोनों में से कोई भी एक पार्टी सरकार की रडार में आई और ये बातें सामने आई कि जी इस तरह का कोई एक गोरख धंधा चल रहा था कि ये इनको कंसल्टेंसी दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे, एफओसी, और ये इनको कंसल्टेंसी दे रहे थे, ऐसे ही हमारे एक डॉक्टर साहब है गुड़गांव में, तो हम, वो हमारे से फीस नहीं लेते, हम उनसे फीस नहीं लेते, तो इट इज अ क्लासिकल बार्टर एक्चुअली। क्या है ये, एक क्लासिकल बार्टर है। साल में जितनी भी बार किसी तरह की कोई बीमारी, बुखार, वायरल, कुछ भी रहता है, तो उनको सीधे फोन करा जाता है कि डॉक्टर साहब आप कब फ्री हो, वो टाइम बता देते हैं जी इतने बजे आप आ जाइएगा। एंड इट इज लाइक कि कभी आज तक हमने उनको पिछले कुछ साल में कुछ पैसे दिए ही नहीं है, और साल में कई बार वो हमें फोन करते हैं कि साहब आप कितने बजे फ्री हो, कुछ पूछना था, ठीक है, कुछ मुझे बात करनी थी आपसे। तो उनकी बात किससे रिलेटेड होगी, क्या मतलब, और बताओ क्या चल रहा है, थोड़ा ही होता है उसमें, तो वो डिस्कशन ही होता है, किसी तरह का कोई एक कंसल्टेंसी चाहिए होती है जी, ये मैं काम कर रहा हूँ, इसके कंप्लायंसेस क्या होंगे, और हमने भी कभी उनको इनवॉइस जनरेट नहीं किया। गॉट इट? तो दीज आर द टाइप्स क्लासिकल बार्टर जो इस कंट्री में चल रहा है। लॉ कहता है जी, ये देखिए, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और आप किसी तरह की कोई वैल्यू, बेनिफिट या परक्यूजिट अपने क्लाइंट्स या अपने कस्टमर से लेते हैं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अरे सर कौन दिखाता है, अरे दिखाता कौन है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, व्हाट लॉ इज सेइंग, रियलिटी क्या है, इनकम मानी जाएगी आपकी। यार आप दिखा नहीं रहे हो एक अलग बात है, आप सच नहीं बोल रहे हो एक अलग बात है, बट सच क्या है, कबूतर की आंख बंद कर लेने से क्या बिल्ली चली जाती है क्या, बोलो। कबूतर क्या होता है ना, बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, कहता है वो गई, अरे गई नहीं, वो तेरी मुंडी पकड़ लेगी अभी 1 मिनट में, रुक जा, हाँ या ना। सो दिस इज द पॉइंट है, तो सच्चाई हट थोड़ी जाएगी वहां से। तो आप जब पकड़े जाओगे तो ये तो इनकम है ना आपकी। तो ये क्लॉज लिखा गया है 28 के अंदर, क्लॉज 4 मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी तरह का कोई वैल्यू, कोई बेनिफिट अपने कस्टमर या क्लाइंट से लेते हो, तो वो आपके बिजनेस की इनकम मानी जाती है। अब तुम्हारे पेपर में क्या आता है, पेपर में वो कई बार आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देके छोड़ देता है कि गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर, वैल्यू दे रखी होती है 25,000। क्लियर? बच्चों ने रट्टा मारा होता है गिफ्ट का, क्योंकि एक टॉपिक आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, उसमें आप ये पढ़ोगे, इधर देखो यार कहां खोए हुए हो, हाँ, उसमें आप देखोगे कि 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू या पैसा अगर आपको मिलता है गिफ्ट में, तो वो टैक्स नहीं होता। आप देखते हो यार ये तो 50,000 से कम है, अरे नालायक ये देखिए गिफ्ट आया किससे है, क्या लिखा है वहां पे, कस्टमर और क्लाइंट। अगर वहां पे किसका नाम लिखा है, कस्टमर का, या किसका नाम लिखा है, क्लाइंट का, तो बाबू वो कहां टैक्स होगा,
इट इज योर इनकम अंडर एट पीजीबीपी, तो दिस शुड बी एड बैक टू द प्रॉफिट। हाँ या ना? गॉट इट? दिमाग में घुस गई ये वाली बात, समझ आ गया? तो ये जो सिस्टम है ये सब कुछ पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। सर और कुछ? और कुछ बहुत सारी चीजें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट। नोट्स में चलें? कहां है नोट्स? ये मैंने पढ़ा दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? अरे पढ़ा दिया था ना? आओ जरा। और आप पढ़ो। फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है। फोर्थ पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है ना, सेक्शन को ना टीचर पढ़ाते नहीं है, कहते हैं खुद पढ़ लेना यार, ये तो रट्टा मारने वाली बातें हैं। तो ठीक है यार, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, एक क्लास लगा लो, तो ये कम से कम तुम्हें डाउट तो नहीं आएगा इसमें कभी बाद में। ठीक है, बाद में तो आपको एक्सपेंसेस को लेके पढ़ना ही है चीज़ों को, बट ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले दिन से। ठीक है, चलो सेक्शन 28 दिख रहा है आपको यहाँ पे। आपको सेक्शन को याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मुद्दे को। मुद्दा क्या है? और एक्सपोर्ट इंसेंटिव की फॉर्म्स कितनी है? कितनी फॉर्म्स है? 5 फॉर्म्स है। तो लेट मी क्लियर, पहले मैं तुम्हें एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होता है वो समझाता हूं। इंसेंटिव किसे बोलते हैं? इंसेंटिव व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव? Incentive is also a type of benefit. Incentive is also a type of benefit. जो क्या करने से मिलेगा आपको? एक्सपोर्ट करने से मिलेगा। क्या करने से मिलेगा? एक्सपोर्ट करने से। उपासना बेटा ये ड्रेस कहां से बनवाई है? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं वो मेरे को लगा ये वो बरगद के पेड़ के नीचे जो कई बार अंधेरे में रात को दिख जाता है ना, वो वैसे वाली स्टॉल लग रही है। वो मैं कहीं मेरी नजर जा रही है बार बार उस पे। बस वो वाइट कलर की ओर होती ना तो अच्छा इसकी है क्या? अच्छा वो वाइट कलर की ओर होती तो लुक आ जाता उसका है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट करने के फायदे। एक्सपोर्ट करने के फायदे, तो एक्सपोर्ट करने के फायदे हैं। तो अब कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कई बच्चों को ऐसा लगता है एक्सपोर्ट करने पे टैक्स नहीं लगता। हाँ, जब इंटरप्रिटेशन हम लोग ले रहे होते हैं ना तो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कई बार। तो पहले सुनिए क्या है, एक्सपोर्ट करने पे टैक्स नहीं लगता, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स? सर 2 तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी तो नहीं लगता। ठीक है, जीएसटी तो नहीं लगता। एक्चुअली अगर मैं ऐसा कहूं कि लगता है लेकिन वापस मिल जाता है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आया? नहीं लगता। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है एक्सपोर्ट के फायदे। गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हें एक्सपोर्ट करने से कोई इंसेंटिव मिला है तो एक्चुअल में हम उस इंसेंटिव को आपकी बिजनेस इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं? हम उसे आपकी बिजनेस इनकम मानते हैं। पहला इंसेंटिव होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टैक्स। क्या होता है? एक स्पेसिफिक टैक्स जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी पे लगाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको उसे रिफंड कर दिया है। रिफंड कर दिया है तो रिफंड हो गया, तो ड्यूटी जो लगी थी वो वापस आ गई है। लगी थी पहले तो वो वापस आ गई है। तो जैसे ही ड्यूटी वापस आई तो इट इज योर बिजनेस इनकम। वो क्या कह रहे हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक इज योर बिजनेस इनकम। सेट हो गया दिमाग में? नेक्स्ट पॉइंट, एक फॉर्म टैक्स समझ में आ गया। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और एक्सपोर्ट लाइसेंस। यू मस्ट बी अवेयर कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम लाइसेंस की बात करते हैं तो जो लाइसेंसी होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, अगर वो अपने लाइसेंस को सेल कर देता है, मान लो मैंने 3 लाख रुपए में लाइसेंस खरीदा
और अब मैं उसे बेचना चाहता हूं और 5 लाख में मैंने मेरा लाइसेंस बेचा, तो 2 लाख मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ ये प्रॉफिट? सेल ऑफ लाइसेंस पे। लाइसेंस की सेल पे ये प्रॉफिट आया कि नहीं आया गाइस? तो ये प्रॉफिट इनकम में टैक्स होना चाहिए। लॉ कहता है जी इसको हम टैक्स करेंगे। सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्म। देखो यहां पे, दिस इज योर सेकेंड फॉर्म। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। दूसरा लिखा हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट। तीसरा लिखा है कैश असिस्टेंस अगेंस्ट। अब आपको लगेगा, समझ में आएगा, हाय हाय कितने बेकार लोग हैं यार, सब्सिडीज को भी टैक्स करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए क्या देती है? कैश असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सब्सिडी। भाई जो चीज आपको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए दी जाएगी, आप ये काम करो, वी आर गिविंग यू सब्सिडी, वी आर सब्सिडाइजिंग यू, एक्सपोर्ट करो। और क्या लगा रहे हो उस पर? देखना उस पर, उसको पीजीबीपी की इनकम मान के उसे क्या करा जा रहा है? टैक्स करा जा रहा है। आपकी बिजनेस इनकम माना जाता है उसको। ठीक बात है। अच्छा, अब सर अत्याचार लग रहा है, तो कोई अत्याचार नहीं है, ये है भागते भूत की लंगोटी। कल सरकार बोली कि जाओ नहीं दे रहे तुम्हें सब्सिडी, क्या कर लोगे? तो सरकार कह रही है सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन तुम्हारी इनकम मान के टैक्स लगाएंगे, तो तुम कहोगे ठीक है यार, 1 करोड़ सब्सिडी मिल रही है, 20 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा, फिर भी 80 लाख रुपए तो बचेंगे। क्या कर रहे हो यार? है? अरे हाथ आगे कर ले। है? नहीं समझा? पेन गिर गया? उठा दे यार भाई, उठा दे यार, वो बड़ी देर से कोशिश कर रहा है भाई वो। हाँ, उठा दे। अच्छा ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, तो आपको कैश असिस्टेंस देंगे तो उसको टैक्स। नेक्स्ट देखना क्या लिखा है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, डीईपीबी। ये भी कैसा होता है? कुछ नहीं होता, ये भी वैसा ही होता है जैसे ऊपर इंपोर्ट लाइसेंस है ना, वैसा ही होता है ये भी। ये जो होता है ना ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ये भी वैसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसको सेल करोगे तो ये भी आपकी क्या मानी जाएगी। और एक लास्ट में लिखा है प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तुम्हें थोड़ा। मैंने ये गुड्स मंगवाया श्रीलंका से, तो इस गुड्स पे टैक्स लगना नहीं चाहिए था। कस्टम ऑफिसर्स बोले हम तो टैक्स लगाएंगे। मैं कहूंगा साहब मत लगाओ, इस पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। मैंने इसको इंपोर्ट किया और मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मैंने गवर्नमेंट से क्या लिया हुआ है? अप्रूवल लिया हुआ है कि मैं इस गुड्स को मंगा सकता हूं। तो बोलेंगे ना दिखाओ क्या है, तो उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है? ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट होता है। तो अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो उस पे जो प्रॉफिट होगा उसको भी अपन पीजीबीपी का क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? लंबी चौड़ी 4 बातें याद नहीं रखनी है। क्या याद रखना है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आया होगा तो उस पर क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। तो पीएनएल की क्रेडिट साइड में होना चाहिए, नहीं है तो कर देंगे, है तो कुछ नहीं करेंगे। डन? तो बताओ, टिक लगा दो इस पे। मैं आगे 4 फॉर्म होती है इसके। नेक्स्ट वन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। कौन सा? ये कॉम्पेंसेशन। क्या होता है रे कॉम्पेंसेशन? कौन बताएगा? कॉम्पेंसेशन किसे बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेंसेशन? सर्विसेज देने से जो, कैसे कैसे सर्विसेज देने से पैसा कैसे मिलता है? No, you are indemnifying someone. इंडेमनीफाई कर रहे हो आप, उसका कोई लॉस हो गया तुम्हारी वजह से, है? कैसे कैसे हो सकता है लॉस? और ये कौन से लॉस की बात हो रही है? सुनना ध्यान से। आप एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आपके एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने से सामने वाले किसी पर्सन की बिजनेस एक्टिविटी को लॉस हो रहा है, तो वो आपके पास आएगा और आपको आके कहेगा कि यार आप एक काम करो,
आप ये वाला पर्टिकुलर काम मत करो, और इसके लिए आप हमारे से क्या ले लो, पैसे ले लो। हम आपको पैसे दे देते हैं इसके लिए। क्यों दे रहे हैं हम पैसे? हम पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सामने वाले को हम कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी आप यहां पे मत करो, नॉट टू डू एनीथिंग, है ना। कोई एक पर्टिकुलर काम है, हम उसको करने से मना कर रहे हैं कि यार आप ये काम मत करो, और इसके लिए आप हमारे से क्या ले लो, पैसे ले लो। तो यू आर गिविंग कॉम्पेंसेशन, हाँ या ना। तो वो जो कॉम्पेंसेशन आप सामने वाले को दे रहे हो, वो कॉम्पेंसेशन टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कौन से वाले कॉम्पेंसेशन की आप बात कर रहे हो कि भाई साहब आप हमारे से कंपटीशन मत करो, इसकी तो बात कर रहे हो आप। आप सामने वाले को कह रहे हो यार आप कंपटीशन मत करो हमारे से, पैसे पकड़ो, ये पकड़ो 5 करोड़ रुपए, निकलो यहां से बाजार से, इस मार्केट को छोड़ के निकल जाओ, 5 करोड़ रुपए लो, निकलो यहां से। तो आप उसे ये कह रहे हो कि आप हमारे साथ कंपटीशन में मत आओ, हाँ या ना। सही है ना। एक प्रोडक्ट है थम्स अप, सुना है क्या आपने? और एक प्रोडक्ट है पेप्सी। पेप्सी को कौन बनाता है? कौन बनाता है? पेप्सी को कौन बनाता है? पेप्सी को। और थम्स अप को कौन बनाता है? और कोका कोला अपने आप में भी एक कोका कोला बनाता है, याद है। और इसको अगर आप देखोगे तो इनकी बड़ी कंपनी का नाम है पार्ले। किस, क्या नाम है? सो बेसिकली जो थम्स अप है, ये थम्स अप जो ब्रांड है, ये पार्ले ने खरीद लिया था, किसके कहने पे? कोका कोला के कहने पे। आई बात समझ में? इसको खरीद लिया था। कैसे खरीदा था? उन्होंने बोला था थम्स अप को कि ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट हमें बेच दो, ये प्रोडक्ट आप नहीं बनाओगे, इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, जो कि यहां पे लिख रखा है, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है कि आप किसी को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से रोक रहे हो। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, एनी सम रिसीव्ड वेदर इन or in under an agreement for not to carrying out any activity in relation to any business or profession। ये यहां पे ना एक एक दुकान है, ऐसे बड़ी हलवाई की दुकान है इधर, ठीक है। इसका नाम मान लेते हैं हम, चलो शाम स्वीट्स लिख लेते हैं इसका नाम। और ये इसका यहाँ पे इसके कॉर्नर पे यहां लगता है इसका गोलगप्पे का काउंटर, जो शाम को बहुत भीड़ होती है, ठीक है। अब इनकी दुकान के जस्ट सामने एक भाई साहब आ गए, मिस्टर राजा, ठीक है। और राजा ने भाई साहब यहां बोर्ड लगाया ऐसे, और यहां पे गोलगप्पे सेल करना शुरू कर दिया इसके जस्ट सामने। तो इसके सारे कस्टमर उसकी तरफ देखेंगे, और भाई साहब इसने बोर्ड पे लिख दिया सेम टू सेम टेस्ट आएगा आपको, ऐसे बड़ा बोर्ड लगा दिया, वरना पैसे वापस नहीं। तो बताओ इस पर्टिकुलर कंपनी के एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी में लॉस के चांसेस हैं कि नहीं है? तो इस कंपनी का मैनेजर मिस्टर श्याम राजा के पास पहुंचा, बोला भाई राजा सीपी में आ जा, तेरे से बात करनी है। क्या करनी है? बात करनी है तेरे से। और राजा को भाई साहब उसने सेट कर लिया कि राजा एक काम कर, ये 2 लाख रुपए पकड़, ये ठेला हटा यहां से फटाफट, ठीक है। ये ठेला यहां से हटा ले भाई, तेरे इस ठेले की वजह से ना हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। राजा ने भाई 2 लाख रुपए लेके अगले दिन यहां से ठेला हटा लिया। तो ये जो 2 लाख रुपए मिले राजा को क्या करने के? नॉट टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या थी? गोलगप्पे की सेल, ठीक है। तो ये जो उसको सम मिला किस में? पैसे में, राइट। तो भाई इस पैसे को अपन कहां टैक्स करेंगे? पीजीबीपी के अंदर क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, टैक्स करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, ये देखो क्या लिखा है, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, any sum received in cash under an agreement for not sharing any
नो हाउ का मतलब होता है तुमने कोई पेटेंट डेवलप करा, कोई कॉपीराइट तुम्हारे नाम पे है और आप उसको किसी से शेयर नहीं करोगे, और उसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। नॉट टू शेयरिंग एनी नो हाउ, वी आर गिविंग यू मनी फॉर दैट। तो जो पैसा हम आपको दे रहे हैं ना, इसको शेयर ना करने का, वो हम आपकी क्या मानेंगे? बिजनेस की इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? बिजनेस की इनकम मानेंगे। ऐसे ही जस्ट फॉर फन, मेरी क्लास में जो बच्चे आंख झपकाते हैं ना, मैं उनसे 400 मीटर की दौड़ लगवाता हूं। ठीक है, जनहित में जारी। ठीक है बेटा, कहां होते हो रात को? हम्म, देखो, दिन में शैतान सोते हैं, तो आप शैतान हो तो सो जाओ। हम्म, अरे बोलो, पता है क्या होता है? क्या नाम है आपका? प्रकाश बाबू। क्या होता है? प्रकाश तो नाम ही इतना सुंदर है। तो कभी कभी क्या होता है ना, टीचर के मुंह से कभी कभी ऐसी एक बात निकल जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिए, और अपन उस बात को सुन रहे होते हैं, 50% स्विच ऑफ होते हैं हम, तो 50% सुनाई आती है, और एग्जाम प्रेशर की वजह से हम 50% का 50% वहां पे याद कर पाते हैं और उसका 50% लिख पाते हैं, और उसके 50% नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? तो फिर बच्चा कहता है यार, करके तो आया था मैं, लेकिन समझ नहीं आए मार्क्स कैसे आए। तो मार्क्स बिल्कुल सही आए। ठीक है बाबूजी, तो पानी पी लो आप थोड़ा। हाँ जी, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी है, और एनी सिमिलर राइट, इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, ये आप काम मत करिएगा, या किसी से आप ये पर्टिकुलर टास्क शेयर मत करिएगा, इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। डन? तो मैं इसको रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स भी कह सकता हूं, एक नया नाम मैंने आपको बताया, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, और इसका सिंपल मीनिंग है नॉन कॉम्पीट फी। सर आपने डिस्कस कर लिया छठा पॉइंट, करना था पांचवा पॉइंट दूसरा। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये बहुत आराम से समझ आ जाएगा अब आपको। तो होता क्या है, एक स्टोरी से समझाता हूं ये वाले पॉइंट को। एक कंपनी है मारुति। क्या नाम है? मारुति। मारुति क्या करती है आप सब जानते हो? बताओ क्या करती है? गाड़ियां बनाती है, मैन्युफैक्चरर है, गाड़ी बनाती है, और ये अपनी गाड़ी अपने ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू सेल करती है। तो इस कंपनी का एक ऑथराइज्ड डीलर है राणा मोटर्स, और राणा मोटर्स जो है उसकी जुरिस्डिक्शन 5 किलोमीटर की है, और राणा मोटर्स का मारुति के साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि राणा मोटर्स के 5 किलोमीटर के दायरे में मारुति अपना ऑथराइज्ड डीलर किसी को भी नहीं बनाएगी अगले 5 साल तक। ठीक है? नेक्स्ट 5 इयर्स तक मारुति राणा मोटर्स के अलावा उस 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को अपना ऑथराइज्ड डीलर नहीं बनाएगी। ठीक है? अब मारुति को लगा कि उसकी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है और ये पूरी नहीं कर पा रहा उस 5 किलोमीटर की रेंज में, तो मारुति ने एक नए डीलर को अपनी डीलरशिप देने का सोचा, दी नहीं, सोचा देने का। लेकिन नए डीलर को डीलरशिप देने से पहले राणा मोटर्स से पूछना पड़ेगा, क्योंकि राणा मोटर्स कोर्ट में चला जाएगा। कैसे भाई? आप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और इस पे एक सिविल केस फाइल हो सकता है बहुत आराम से। तो राणा मोटर्स कोर्ट चला जाएगा। मारुति ने राणा मोटर्स को बुलाया कि देख भाई राणा मोटर्स, हम मलिक मोटर को अपना नया ऑथराइज्ड डीलर बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन सब्जेक्ट टू योर कंफर्मेशन कि बनाए कि ना बनाए। सही है। राणा मोटर कहेगा साहब बना लो, मेरे को 2 करोड़ का नुकसान होगा, मुझे दे दो, मुझे क्या दिक्कत है। आप क्या चाह रहे हो? आप हमारा और अपना एग्रीमेंट मॉडिफाई करना चाह रहे हो ना? हम कर लेंगे मॉडिफाई, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, मुझे कितना पैसा दो, 2 करोड़ रुपए दे दो आप मुझे, तो मैं मॉडिफाई कर लूंगा अपना एग्रीमेंट। अब आप मुद्दे की बात समझो, ये 2 करोड़ रुपए राणा मोटर्स की कौन सी इनकम मानी जानी चाहिए? ये लिखा है इसमें, पढ़ो क्या लिखा है। कॉम्पेंसेशन फॉर द टर्मिनेशन, या तो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे हो आप, या मॉडिफाई कर रहे हो ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी ये कौन था? ये एजेंट था, ठीक है। ऑफ एन एजेंसी और अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के मैनेजमेंट का ऑफिस आप क्या कर रहे हो? मॉडिफाई कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, तो सब उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, नहीं मारुति का तो एक्सपेंस है, यस, वो 2 करोड़ देगी ना, तो उसका तो एक्सपेंस है। इनकम किसकी है? राणा मोटर्स की। यस यस यस, दैट कैन बी शोन एज एन एक्सपेंस, बिल्कुल। यहां पे इनकम है तो उसको एक्सपेंस मान सकता है वो, बिल्कुल माना जाएगा उसे उसका एक्सपेंस। हाँ जी। कॉम्पेंसेशन फॉर स्टैट्यूटरी वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई लीगल पावर्स के थ्रू क्या कर रही है? कंपनी के मैनेजमेंट को हटा रही है पूरी की पूरी, तो उस केस में अगर कोई कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है तो ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, रघु इज अ इसका ऑफ बीसीडी लिमिटेड इन दिल्ली, द कंपनी टर्मिनेटेड द एग्रीमेंट एंड पेड कॉम्पेंसेशन ऑफ, किसको दिया? तो 2 करोड़ रुपए रघु के हैंड में एज एन इनकम अंडर हेड पीजीबीपी क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। सर ये पेपर में कैसे आ सकता है? बेटा ये एडजस्टमेंट में लिख के दे सकता है कि ये कॉम्पेंसेशन आया था, कहां से आया था? या तो टर्मिनेशन से आया था या तो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो आपको उसकी इनकम मान के उसे टैक्स करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? 4 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, 6 क्लियर हो गया। मैं 7 पे बात करूं एक बार, क्या लिखा हुआ है? केमन इंश्योरेंस। केमन इंश्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो आप मुझे केमन का मतलब बताओ क्या होता है? कीमन का मतलब कौन है? कौन होता है कीमन? की का मतलब क्या होता है? चाबी। मैन मतलब कौन? जिसके पास चाबी हो। किसकी चाबी? बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की चाबी जिसके पास होती है वो कीमन माना जाता है। जनरली या तो ये कंपनी का सीईओ होता है या सीएफओ होता है या सीओओ होता है, ठीक है। तो कीमन इंश्योरेंस की चर्चा हो रही है। कीमन इंश्योरेंस की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? कीमन इंश्योरेंस की टैक्सेबिलिटी कई तरीके से होती है, कई प्रकार हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसका कीमन है मिस्टर एक्स। कंपनी ने इंश्योरेंस ले रखा है किसके नाम पे? एक्स के नाम पे। खुदा ना खास्ता एक्स को कुछ हो गया तो कंपनी को जो लॉस होगा उसके ना होने से, तो वो लॉस को उस इंश्योरेंस से रिकवर करा जा सके। ये लॉजिक होता है इंश्योरेंस लेने का। मान लो एक दिन मिस्टर एक्स सड़क से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मिस्टर एक्स चल बसे, तो कंपनी को उनके जाने से बहुत बड़ा लॉस हुआ। भाई बिजनेस के सारे सीक्रेट चले गए एक्स के नाम पे, आया ना? एक्स चला गया तो बिजनेस की सारी चीजें चली गई उसके साथ। अब उसकी वजह से होने वाले उस लॉस को हम क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। सवाल आता है रिकवरी किसके पास आ रही है? इसमें 3 चांसेस हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का तरीका बताता हूं मैं आपको, पहले थोड़ा इंश्योरेंस का बैकग्राउंड समझाता हूं मैं आपको। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले
आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड समझाता हूं इंश्योरेंस का। एक होता है इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस हो रहा होता है, और वो हमारे केस में कौन है? कीमन, और उसका नाम क्या है? ठीक है। एक होती है इंश्योरेंस कंपनी। कौन होती है? और इंश्योरेंस कंपनी मान लो कौन है? मान लो एक्साइड इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये मिस्टर जो कीमन है, ये कौन सी कंपनी के कीमन है? ये एक्स लिमिटेड के कीमन है। यानी कि हम इसको टैक्सेबल इनकम किसकी मानने की कोशिश कर रहे हैं? अब हम समझते हैं जरा। बेटा, कोई भी इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में जिस आदमी की इंश्योरेंस होती है उसका नॉमिनी कौन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे नहीं होता कि एक्स चला गया और 3 लोग परेशान हो रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस दे दो, ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस उसको दिया जाता है जो नॉमिनी होता है। तो अब यहां पे 3 केसेस हो सकते हैं, नॉमिनी के 3 केसेस हो सकते हैं। पहला नॉमिनी एक्स खुद हो सकता है। मिस्टर एक्स अपनी पॉलिसी में खुद नॉमिनी हो सकते हैं। 1 मिनट, अब जब एक्स चला गया तो उसका नॉमिनी एक्स था, तो कॉम्पनसेशन किसको दिया जाएगा? किसी को भी नहीं दिया जाएगा उस केस में। एक्स इज द नॉमिनी, लीगली किसी को भी नहीं मिलेगा वो कॉम्पनसेशन। लेकिन मान लो एक्स डिसेबल हो गया, उस एक्सीडेंट में एक्स मरा नहीं, डिसेबल हो गया, तो नॉमिनी कौन था? कॉम्पनसेशन किसे मिलेगा? तो एक्स की इनकम हो गई, और वो इनकम कहां टैक्स होगी? एक्स कौन था? एम्प्लॉय था। किसका एम्प्लॉय था? एक्स लिमिटेड का। तो उसकी सैलरी इनकम में टैक्स कर देंगे उसको, सीधी बात। दूसरा केस हो सकता है कि मिस्टर एक्स नॉमिनी खुद नहीं है, उनकी फैमिली उसमें नॉमिनी है। कौन है नॉमिनी? तो ये एक्चुअल में फैमिली को मिलेगा। किसको मिलेगा? तो ये इनकम मानी जाएगी कौन से हेड की? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। फैमिली की इनकम आईएफओएस में टैक्स हो जाएगी। अब फैमिली में सबका नाम तो होता नहीं है, या तो स्पाउस का नाम होगा या बच्चों का नाम होगा, उनके अदर सोर्सेस की इनकम हो जाएगी। तीसरा केस, मिस्टर एक्स अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाएंगे एक्स लिमिटेड को, यानी कि अपनी कंपनी को। तो इंश्योरेंस किसे मिलेगा? इस केस में इनकम बनी जाएगी किसकी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आसान है, नोट्स में से पढ़ेंगे एक बार आप लोग। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, उसको हम कहां टैक्स करेंगे? पीजीबीपी में टैक्स करेंगे। कब टैक्स करेंगे? जब एम्प्लॉयर को मिल रहा होगा। ठीक है। आगे क्या लिखा है? वी हैव लर्न्ड इन पैरा 30 दैट सम रिसीव्ड अंडर सच पॉलिसी इज टैक्सेबल एंड नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। बेसिकली क्या होता है? 1010D क्या है? ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ को कवर करती है, उससे मिलने वाला कॉम्पनसेशन एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10D। ठीक है, एग्जेम्प्ट माना जाता है। बट कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी 1010D में एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल होती है। तो टैक्सेबल कहां होगी? ये डिपेंड करता है किस बात पे? ये डिपेंड करता है हमारी इस वाली बात पे। क्लियर कि हु इज द नॉमिनी, ये देखा जाएगा। सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या अज्यूम करेंगे? तो आप ये देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ही नहीं है, तो सबसे पहले इसके कुछ तरीके हैं, ऐसे आप अज्यूम नहीं कर सकते कुछ भी। आपको ये देखना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रखा है? अगर हां, तो आप कंपनी को उसका नॉमिनी मान लेंगे और उसको टैक्स कर देंगे। अगर नहीं हो रखा है तो फिर आप फ्री हो अजम्पशन लेने के लिए, आप उसे अदर सोर्सेज में भी ले जा सकते हो और सैलरी हेड में भी टैक्स कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपको एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको उसकी। डन। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए क्या?
आगे अब मैं कुछ और दो चार बातें आपसे डिस्कस करूंगा, 8th पॉइंट आपका इसी में, क्योंकि स्टडी मटेरियल में टोटल 9 पॉइंट्स है, तो 7 तो यहां कवर हो गए, 2 पॉइंट्स और हैं स्टडी मैट में एक्स्ट्रा। वो क्या क्या है वो भी सुन लो। एक है एट्थ पॉइंट, रेमुनरेशन, received by the partner from its पार्टनरशिप फर्म। ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। कौन सा रिलेशन सर? इन दो लोगों के बीच का रिलेशन। तो प्रशांत, फॉर्म किसे कहते हैं बेटा? आपसे इसलिए पूछा कि आप ताजा ताजा अभी फाउंडेशन में पढ़ के आए हो ना, लॉ में। मैंने पूछा फॉर्म किसे कहते हैं? हम्म, फॉर्म। हम्म, पावनी, फॉर्म किसे कहते हैं? हम्म, सर बस 2 मिनट पहले मुझे याद था, मैं भूल गई सर। याद है? बताओ चलो किसे कहते हैं? हैं? उसे तो एसोसिएशन कहते हैं बेटा, उसे फॉर्म नहीं कहते। दीदी बताएगी, बताओ। हैं? कितना बढ़िया आंसर है, पता ही नहीं मुझे। बता रहे श्वेता? हैं? क्या? फॉर्म एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। यस, इसको फॉर्म कहते हैं। पार्टनर्स के कलेक्टिव नेम को क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। तो द कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड। और जब हम फॉर्म को इंडिविजुअली देखते हैं तो हम किसे देख रहे होते हैं? पार्टनर्स को देख रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि पार्टनर और उनकी फर्म का रिलेशन कैसा होता है। एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर सेट। 3 पार्टनर है। तो इसको मैं एक्स वाई जी एंड कंपनी कहूंगा। बोलो। तो ये तो मेरी क्या हो गई? फर्म हो गई। और ये कौन हो गए? पार्टनर्स हो गए। इतनी सी तो बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मिस्टर एक्स अपनी फर्म के एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हो सकते हैं? क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एम्प्लॉय हो सकता है? क्या होता है इनका रिश्ता? कैसा होता है? प्रिंसिपल टू एजेंट। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब ये होता है कि अगर एक्स या वाई कोई एक्ट करते हैं तो वो जेड उस एक्ट को करने के लिए बाउंड हो जाता है, उसे वो काम करना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं होते, इनका रिश्ता होता है प्रिंसिपल टू एजेंट का। हेंस फर्म से मिलने वाली कोई भी रेमुनरेशन पार्टनर्स को, अब रेमुनरेशन क्या हो सकती है? रेमुनरेशन कैन बी सैलरी। याद करो 12th क्लास, तो सैलरी होती थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते थे, ऐसे ऐसे करा करते थे आप।
इधर डेबिट इधर क्रेडिट, नहीं ऐसे ही सीखा था ना? हाँ सर। और क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या होता है? बोनस एंड कमीशन। और क्या होता है? शेयर इन प्रॉफिट्स। यही सब तो होता है। तो मैं इन सभी को मिला के कलेक्टिवली क्या बोल रहा हूं? रेम्युनरेशन बोल रहा हूं। तो अब मैंने कहा बेटा पार्टनर को फर्म से सैलरी मिली है, तो मेरे बच्चे ने तो रट्टा मार रखा होता है इनकम अंडर हेड सैलरी, तो सैलरी मिलेगी तो सैलरी में टैक्स होगी। गलत। पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन मिलेगा उसकी फर्म से तो वो सैलरी में टैक्स नहीं होगा, वो जो टैक्स होगा कौन से हेड में? पीजीबीपी के अंदर। और सर फर्म की इनकम कहां टैक्स होगी? सैलरी हेड में या पीजीबीपी में? पीजीबीपी में। फर्म अपनी इनकम पीजीबीपी में कंप्यूट करती है और पार्टनर भी अपनी इनकम कहां कंप्यूट करता है? पीजीबीपी में कंप्यूट करता है। यानी कि इंडिविजुअली पार्टनर्स की इनकम भी पीजीबीपी में टैक्स होती है और फर्म की इनकम भी पीजीबीपी में टैक्स होती है। ठीक है। अच्छा, अब कैसे टैक्स होती है इसके लिए आएगा सेक्शन 40B। याद करो, मैंने आपको जब चैप्टर इंट्रोडक्शन दिया तो तब मैंने आपको एक पॉइंट हाईलाइट करवाया था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन टू पार्टनर बाय द फॉर्म, सेक्शन 40B। तो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का क्या रिलेशन होता है पीजीबीपी में वो प्रैक्टिकली समझा दूंगा। डन। लेकिन आप 8th पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी पार्टनर को मिलने वाला कोई भी रेम्युनरेशन कौन से हेड में टैक्स होता है? पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स होता है। हो गया? कोई कंफ्यूजन? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। ये क्या है? ये ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ये आप लोग लिखवाओगे। एक छोटी सी केस स्टडी बना के समझाता हूं। मिस्टर रोहित एक ट्रेडर हैं। क्या है? ट्रेडर। क्या बेचते हैं ये? एसी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? एसी। तो क्या हुआ, रोहित का जो रिसेप्शन एरिया था, रिसेप्शन एरिया का एसी खराब हो गया। ठीक है। तो उन्होंने अपने स्टॉक से, कहां से? स्टॉक से एक एसी उठा के रिसेप्शन में क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। सही किया। किसी और से खरीद के लाता, खुद का काम था, उठाया और इंस्टॉल कर दिया। डोंट यू थिंक सो ये आपकी अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगा? करेगा? बहुत बढ़िया। बताओ प्रशांत कैसे करेगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ आपकी अकाउंटिंग को कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि टैक्स में कुछ भी गया तो अकाउंटिंग के बिना तो नहीं जा सकता। अकाउंटिंग में कुछ हुआ होगा तो टैक्स में कुछ हुआ होगा। बता मेरे बच्चे, अकाउंटिंग में क्या हुआ होगा? एक्सपेंसेस बच गए। रुको, रुको। जब तुम ये स्टॉक इन ट्रेड खरीद के लाए थे तो क्या एंट्री पास करी थी आपने? एट द टाइम ऑफ परचेज आपने एंट्री पास करी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये एंट्री आपने पास करी होगी ना। फिर आपने इस अकाउंटिंग को पोस्ट करा होगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। मैं सब खा गया बीच में, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस सब खत्म। मैं डायरेक्टली इसको यहां पे यहां लिख रहा हूं, टू परचेजेस। मैं मान लेता हूं तुमने वही एक एसी खरीदा था जो 50,000 रुपए का था। ज्यादा स्ट्रेस देने का मन नहीं है मेरा आपको आज। 50,000 का था। तो प्रभु मैंने यहां 50,000 रुपए रिकॉर्ड कर रखा है,
और अब मैं वेट कर रहा हूं कि ये बिकेगा। इधर बाई सेल आएगी और सेल आई नहीं। अच्छा सोचो, सेल आती तो क्या होता, दूसरी एंट्री होती और क्या होता? एंट्री आती बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और सेल हमेशा किस पे आती है? जिसका मतलब क्या क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं इसको 60,000 का बेचता ना, मैं इसको 60,000 का सेल करता, 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। 10,000 का मेरे को क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। मान लो कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और यही है तो सारा कुछ यही है। अब क्या हुआ, मैंने सेल करा नहीं, परचेज करके और इसको उठा के यहां से क्या कर दिया, मैंने इसको यहां से उठा के सीधे मेरे बिजनेस में डाल दिया, ऐसे इंस्टॉल कर दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या हुई होगी बता प्रशांत? प्रशांत बोलेगा भाई रुक जाओ 1 मिनट, सब अपनी अपनी एंट्री बना के रख लो, सबकी बारी आएगी, सबसे विचार विमर्श करके ही एंट्री पास करी जाएगी यहां पे। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो बगल वाले कमरे से हमारे गुरुदेव को बुलाया जाएगा, उनसे एंट्री पास करवाई जाएगी इसकी। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कर लूंगा इसकी एंट्री पास। आप लोग सोच लो पहले क्या एंट्री करोगे आप इसकी। पहली एंट्री आ रही है जो कि मुझे ड्राइंग के नाम से सुनाई दे रही है, सुन लो ना एक बारी। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। भाइयों, बिजनेस कभी भी अपने स्टॉक से ड्राइंग नहीं करता है, ऑनर अपने स्टॉक से ड्राइंग करता है। अगर मैं ये कहता कि रिसेप्शन में नहीं, रोहित के बेडरूम में लगाया गया उस एसी को, तो ड्राइंग होता, बट ये ड्राइंग नहीं है, ये प्रैक्टिकली ड्राइंग नहीं है। तो आपकी ड्राइंग वाली एंट्री जो है वो गलत है। और बताओ क्या हो सकता है, आप कुछ कह रहे थे? फिक्स एसेट्स टू परचेज। अच्छा, फिक्स एसेट्स, या मैं एसेट्स लिख देता हूं, अकाउंट डेबिटेड। बताओ कितने लोग इस एंट्री से कन्विंस्ड हैं? ये साहब ये एंट्री सही है। साहब ऐसे काम नहीं चलता, एंट्री पूरी नहीं है अभी आपकी, आप मुझे इसकी वैल्यू भी बताइए, किस वैल्यू पे आप इसे डालेंगे। जब तक आप इसे वैल्यू पे नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू पे डालने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, तो वो सारा टेस्टिंग होता है जी। पहले मुझे बताइए ये एंट्री से कौन कौन बच्चा कन्विंस्ड है? सही एंट्री? पता नहीं। देखो बेटा, क्या नाम है आपका? अनिल भाई, आदित्य, कोई भी पर्सन अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैं मिस्टर रोहित की जगह पे खुद को रख के देखूंगा तो मेरे स्टॉक में जो एसी पड़ा है, आई नो द कॉस्ट, टोटली फाइन, बट मैंने नहीं खरीदा ना बाहर से, तो आई कैन नॉट अर्न प्रॉफिट बाय माई सेल्फ। प्रॉफिट कभी भी खुद से नहीं कमाया जा सकता, ये उसूल है, नियम है, रूल है, ये विधि का विधान है। कोई आदमी खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैं 2 रुपए का समोसा खरीद के खुद को उसे 3 रुपए का नहीं बेच सकता। आई कैन नॉट अर्न प्रॉफिट बाय माई सेल्फ। ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे कह रहे हैं कि एंट्री सही है? ये एंट्री करेक्ट है, एसेट अकाउंट डेबिटेड। लेकिन इस एंट्री के पीछे इंटेंशन समझो क्या है। जो एसेट को मैंने सेल करने के लिए खरीदा था उसे मैंने होल्ड कर लिया, तो अब वो एसेट स्टॉक नहीं रहा, एसेट बन गया। क्योंकि एसेट वो होता है जिसको मैं बेचने के लिए नहीं खरीदता, होल्ड कर लेता हूं, तो उसी को एसेट कहता हूं। ठीक है, एसेट्स आर जनरली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इनको हम जनरली होल्ड कर लेते हैं। तो होल्ड करने की वजह से उसका नाम बदल गया,
और उसको एसेट बोल दिया मैंने। लेकिन भाई मुझे एक बात तो बताओ, क्रेडिट किसको दिया तुमने? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे स्टॉक को कम किया। तो भाई जैसे ही तुमने यहां पे ये एंट्री पास करी, तो टेक्निकली तुम्हारी परचेज यहां से कम होनी चाहिए थी। बोलो, जैसे ही तुमने यहां से परचेज कम करी, अच्छा ये तो होगा ही नहीं ना भाई, बिका तो है ही नहीं, लेकिन तुमने अपनी परचेज तो कम करी होगी ना। बोलो, अब आपने जो परचेज कम करी वो कितने पे कम करी होगी? तो बताओ, प्रॉफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? खत्म हो गया होगा ना प्रॉफिट, यहां से खत्म हो गया होगा ना, यहां से प्रॉफिट हट गया होगा ना। तो अगर तुमने कोई एसेट जो तुमने बेचने के लिए रखा था उसे तुमने होल्ड कर लिया, तो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में परचेजेस में वो डेबिट होके पीएनएल में जा रखा होगा ना, कि नहीं जा रखा होगा? तो अब उसे ठीक करना पड़ेगा आपको। तो आपको उतने पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वहां से प्रॉफिट को कम करो या यहां पे इनकम को बढ़ाओ। तो अब इनकम कैसे बढ़ेगी सर? तो सेक्शन 28 में एक बात लिखी गई कि ये जो एसेट है, इसकी जो इस डेट की, ध्यान देना यहां पे कॉस्ट वर्ड यूज नहीं हुआ, देखो कितना शातिरता से यहां पे शब्द लिखा गया। इस पर्टिकुलर डेट की, कौन सी डेट की? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, इसकी जो होगी फेयर मार्केट वैल्यू। तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी क्या मान ली जाएगी? इनकम। क्या मान ली जाएगी? इनकम। क्योंकि ये एसेट बिकता तो सेल होता, हमने मान लिया चलो सेल नहीं हुआ, तुमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने एसेट में, तो ठीक है, कन्वर्जन के टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? आपकी इनकम मान लेंगे। यानी कि ये मेरा 9वां पॉइंट है जहां पे लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड विच इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। लिख लो, मैं लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। तो कन्वर्जन की डेट का क्या लेना है? एफएमवी लेना है, याद रखना, ठीक है? कॉस्ट नहीं लेना है। लॉ में क्या लिखा है? फेयर मार्केट वैल्यू लिखा है। तो ये आपके 9 पॉइंट्स हैं। सर एक छोटा सा पॉइंट आपने छोड़ दिया ऊपर, इनकम फ्रॉम एसोसिएशन, वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही लिखा है बस। क्या लिखा है? फालतू में लिख रखा है ऐसे, उसको याद भी नहीं रखना आपको। इनकम फ्रॉम एसोसिएशन, इनकम ऑफ अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक services performed for its, that is services not available to member generally but to specific member on charge। तो अगर उस सर्विस से तुमने कुछ कमाया है तो वो तुम्हारी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन अर्नड 10 lakh during the previous year as amount charged from its member for the publication of their in its monthly journal. Rupees 10 lakh is taxable in the hands of the association as income under head PGBP। ठीक है, तो हम इसको टैक्सेबल इनकम मानेंगे, इनकम फ्रॉम एसोसिएशन को। डन। सर जो डिफरेंस होगा एफएमवी और कॉस्ट का, उसमें इनकम कंसिडर करना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू जनरली बेटा, अब समझो, फेयर मार्केट वैल्यू जनरली ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट के बराबर ही होती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी इज एक्चुअली क्या है? एफएमवी तो है, ठीक है? तो कोई डिफरेंस नहीं होता ऐसे ज्यादा, इसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन लॉ ने एक वर्ड लिखा है क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। ये इसके पीछे भी चाल है इसकी एक, वो कैपिटल गेन में बताऊंगा क्या चाल है इनकी इसके पीछे। ये एफएमवी क्यों लिखा, इसके पीछे भी लॉजिक है पूरा। हाँ जी, डन डन। 9 के 9 पॉइंट्स हो गए आपके। तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चार्जिंग सेक्शन का काम क्या है? चार्जिंग सेक्शन का काम आपको ये बताना है कि कौन सी इनकम पीजीबीपी में क्या होंगी? टैक्स होंगी। कौन सी इनकम्स हैं जो पीजीबीपी में अपन क्या करके चलेंगे? टैक्स करके चलेंगे। हमने 9 तरह की इनकम को पढ़ा, इनको पीजीबीपी की इनकम माना जाएगा। नंबर 1 क्या था? जरा एक बार मुझे 9 के 9 पॉइंट्स रिवाइज करा दोगे क्या आप?
नंबर 1, किसी तरह का कोई प्रॉफिट होगा या कोई गेन होगा बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो उसको पीजीबीपी में टैक्स करेंगे। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स। गिफ्ट में मैंने सब कुछ ले लिया, परक्यूजिट ले लिया, बेनिफिट ले लिया, फैसिलिटी ले ली, सब कुछ ले लिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे था नॉन कॉम्पीट फी, अपनी मर्जी से ही बना रहे हैं हम इसको, ठीक है। चौथे नंबर पे था एक्सपोर्ट इंसेंटिव, याद आ रहा है क्या। पांचवें नंबर पे था कीमन इंश्योरेंस, सब्जेक्ट टू किसको मिला हो, बिजनेस को मिला हो। छठवें नंबर पे थी एनी अदर कॉम्पेंसेशन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी या टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्रीमेंट और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। सातवें नंबर पे था रेमुनरेशन टू पार्टनर्स बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म। आठवें नंबर पे था एफएमवी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। और नौवें नंबर पे था इनकम फ्रॉम एसोसिएशंस, इनकम फ्रॉम एसोसिएशंस। इसको क्या है ना, आपको ऐसे घर बैठ के रट्टा नहीं मारना है पेपर से देख के, आप ऐसे अपने हाथ से लिख लोगे तो तुम्हें ये बातें पता चल जाएंगी। नाउ व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स, आपको ये आइटम को अपने पीएनएल अकाउंट की जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा क्रेडिट साइड पे चेक करना है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। तभी इनका इंपैक्ट किस में आएगा, आपके नेट प्रॉफिट में आएगा। ये इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है। डन, ये क्या है, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है। आपका चार्जिंग सेक्शन यहां पूरा हो जाता है, ठीक है। ये आपका चार्जिंग सेक्शन है, ये कंप्लीट हो गया यहां पे। आपको कोई डाउट है इसके अलावा इसमें तो पूछिए फटाफट, मैं आगे मूव करता हूं। फिर पानी वानी पी लो, आगे मूव करेंगे। इनकम फ्रॉम एसोसिएशन, हमारी ना एक सीए एसोसिएशन है गुड़गांव, तो उसमें लगभग 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने एक दिन इनको फोन किया, मैंने कहा यार हमारी एक कोचिंग क्लास है, हम उसको गुड़गांव में लेके आ रहे हैं, तो यार जरा इस ग्रुप में एक बार सर्कुलेट कर दो एक पैम्पलेट हमारा। कहते साहब 150 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ले लो, मैं दे देता हूँ। तो इस एसोसिएशन को चलाने वाले मिस्टर एक्स को मैंने 150 रुपये दे दिए। तो बताओ उन्होंने काम करा कि नहीं करा मेरे लिए स्पेसिफिकली, ये उनकी इनकम हुई कि नहीं हुई। तो 150 रुपये इस एसोसिएशन की इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। यही बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, सही है। किताब कॉपी बंद करो, अब तो बंद ही है सर ऑलरेडी, शाबाश। तो अब ये जो पीजीबीपी है थोड़ा दिमाग में सेट हुआ, क्या है, कैसे है, क्या करना है, गया कुछ दिमाग में। तो अब हम इस चैप्टर को यहां से आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें बिजनेस की इनकम निकालते हुए सबसे पहला एनकाउंटर तुम्हारा किससे हुआ, रेवेन्यू से हुआ। सी रेवेन्यू कहां से आएगा, पहला सवाल तो यही होता है। तो सर रेवेन्यू के लिए सेक्शन 28 ने कहा जी मैं आपको बता देता हूं रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या होंगे। अब 28 की बात हमने सुन ली, 29 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फॉर्मेट है 29 में, तो फॉर्मेट लिखा हुआ है कि बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। इसके बाद बात शुरू होती है किसकी, खर्चों की। तो अब आने वाली सभी क्लासेस में हम सेक्शन 30 से लेके 37 तक के खर्चों को याद करेंगे कि वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेस की इनकम निकालने में अपने को डिडक्ट करने पड़ते हैं,
ठीक है, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, फिर इन एक्सपेंसेस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगे। जो खर्चे उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करेंगे उन्हें अलाउ माना जाएगा, जो पूरा नहीं करेंगे उन्हें वापस क्या कर दिया जाएगा? एड बैक कर दिया जाएगा, इनएडमिसिबल मान के। जब इनएडमिसिबल मानना ही था तो माइनस क्यों करा? तो समझो इनएडमिसिबल क्यों माना गया। हमने आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, और आपने करा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उसे एड बैक करना पड़ेगा। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। सर अब एक बिजनेस को चलाने के लिए जो मोटे मोटे खर्चे हैं, जो आपको भी पता है कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं एक धंधे को चलाने के लिए, तो हम एक बार उनको जरा रिकॉल करते हैं, स्टोरी के थ्रू रिकॉल करते हैं। तो हम यहां पे एक बंदे को ले लेते हैं, मिस्टर प्रशांत को, और प्रशांत बन गए सीए, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका नाम हो गया सीए प्रशांत। है भाई प्रशांत? तो प्रशांत चाहते हैं कि वो अपनी सीए की प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस को मैं बोल सकता हूं प्रोफेशन, बोल सकता हूं क्या? तो वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रशांत ने भाई आईसीएआई से परमिशन ली कि जी साहब आप मुझे क्या दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दो, और इनके पास लीगल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या प्रशांत की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी सीओपी के आ जाने से? नहीं। अब इस सीओपी के बाद प्रशांत को इस सीओपी को कहां लगाना है, उसको लगाने की एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूं प्रशांत को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एक ऑफिस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा? ऑफिस चाहिए होगा। सबसे पहला खर्चा दिमाग में डाल लो अपने, ऑफिस का मतलब या तो रेंट, या तो पापा का कोई ऑफिस खाली पड़ा था तो खुद का ऑफिस, तो डेप्रीशिएशन। बस खर्चे शुरू हो गए ना। क्या मान लें? रेंट पे लिया, यही मान लें कि इन्होंने एक ऑफिस किराए पे लिया, पापा का कोई ऑफिस नहीं था, कोई दुकान खाली नहीं थी, तो इन्होंने किराए पे एक ऑफिस लिया। तो भाई लोग एक बात बताओ, बिल्डिंग आ गई क्या पिक्चर में? तो ऑफिस धंधा चलाने के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग। बोलो भाई, बिल्डिंग के बिना तो काम नहीं चल सकता ना, बिल्डिंग चाहिए। अब दोस्तों एक बात बताओ, बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग के साथ कुछ अटैच्ड एक्सपेंसेस भी आए होंगे, आया ना? बिल्डिंग से अटैच्ड जितने भी एक्सपेंस हैं, मैं एक शब्द बोलूंगा, यत्र तत्र सर्वत्र, बिल्डिंग से जुड़े जो खर्चे हैं वो सेक्शन 30 में लिखे जाते हैं। तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 30 पढ़ना पड़ेगा। 28 पढ़ लिया, 29 फॉर्मेट है, 30 धंधा करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है दुकान, अड्डा, ठिया, जहां से धंधा होता है। हाँ या ना? उससे रिलेटेड सभी खर्चे कौन से सेक्शन में हैं? 30 में है। याद हो गया 30? ये लो साहब, आपका फर्स्ट एनकाउंटर किससे होगा? सेक्शन 30 से होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अकेले दुकान से काम थोड़ी चल जाएगा, इस दुकान से रिलेटेड प्रशांत को कुछ एसेट्स भी तो लगाने पड़ेंगे सर। ये अकेले दुकान से काम हो जाएगा भाई प्रशांत तेरा? अरे बोल, इस दुकान में कुछ एसेट भी तो डालने पड़ेंगे भाई। तो एसेट को मैं क्या बोलूंगा? प्लांट एंड मशीनरी बोल दूं क्या? है? प्लांट एंड मशीनरी भी तो चाहिए भाई। प्रैक्टिस के लिए प्रशांत को कुछ प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? चटाई बिछा के थोड़ी बैठेगा सीए साहब, कुर्सी टेबल तो लाएगा। अरे बोलो यार, हंस रहे हो? अच्छा, तो प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर फिक्सचर्स ये सब अरेंज करेगा। तो 30 के बाद सेक्शन आ जाएगा 31। कौन सा सेक्शन आ जाएगा? 31। 31 में लिखा है प्लांट एंड, और 31 में ही लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स से जुड़े खर्चे। हो गया। अब बिजनेस होता है तो उसमें कुछ कैपिटल खर्चे भी होते हैं, तो सेक्शन 32 आ जाएगा। उसको छोड़ दो अभी 32 को। अब मुझे ये बताओ, इसके पास क्या आ गया? ये सब तामझाम आ गया। अब भाई इस तामझाम को संभालने के लिए प्रशांत को चाहिए होगी एक रिसेप्शनिस्ट। स्टाफ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा रे? स्टाफ में कौन कौन चाहिए? सर एक छोटू चाहिए और एक छोटी चाहिए, यानी कि एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए और एक ऑफिस बॉय चाहिए। बोलो। और एक चाहिए इन दोनों को मैनेज करने वाला, मैनेजर कम आर्टिकल। तो ये आ गया स्टाफ। क्या आ गया? ये आ गया स्टाफ। बता भाई प्रशांत, स्टाफ आ गया तो स्टाफ अपने साथ किसको लाता है? स्टाफ अपने साथ स्टाफ के एक्सपेंसेस को लाता है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन। आया ना? यानी कि अब बिजनेस सेट हो गया, तो अब बिजनेस शुरू होगा तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, क्लाइंट आएगा तो चाय पानी का खर्चा भी होगा, एसी लगा हुआ है तो एसी चलेगा भी। बोलो ना, खर्चे चालू हो गए? अरे बोलो, खर्चे चालू हो गए तो ये सारे खर्चों का साम्राज्य फैल गया। कहां से कहां तक? 30 ऊपर हो गया था, 31 यहां हो गया था, 32 जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो फिर आ जाएगा 35, 36, 37, हो गया 37। बस, और तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो 40 वाली सीरीज है वो तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है सब कुछ। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें कोई भी ऐसी बात है जिसको हमें रटना पड़े? क्या क्या चाहिए अपने को? बिल्डिंग चाहिए, सेक्शन 30 को क्रॉस करे बिना हम आगे नहीं जा सकते। हमें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, 31 के खर्चे हैं। फर्नीचर फिक्सचर 31 में पढ़ेंगे हम उसको। एसेट से रिलेटेड कोई कैपिटल खर्चा किया होगा तो डेप्रीशिएशन को पढ़ा जाएगा। किसको पढ़ा जाएगा? डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग की बात करेंगे। उसके बाद बिजनेस में कुछ रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, धंधे को चलाने के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। फिर आगे चल के पार्टनर बनाएगा प्रशांत एक ऑफिस में अपने, तो फिर ये एक फर्म बनाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म भी यहीं से हो जाएगा सॉल्व हमारा। कोई ऐसा खर्चा जो हम इसको अलाउ कर रहे थे लेकिन बाद में अलाउ करना बंद कर देंगे, वो भी सब यहीं पे आ जाएगा। कुल मिला के सारा कुछ इस कहानी से अपने को क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो क्या हम सेक्शन 30 का हेडिंग ड्रॉ कर सकते हैं? रजिस्टर पे डाल दो हेडिंग सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या लिखा है? सेक्शन 30 लिखा है। हेडिंग क्या है सर इसका? एक्सपेंस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। कौन से एक्सपेंसेस की बात हो रही है सर यहां पे? तो एक्सपेंसेस के दो नेचर होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर होता है और एक कैपिटल। कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा। ठीक है, तो आप हेडिंग ड्रॉ कर दो,
हेडिंग ड्रॉ करके छोड़ दो। यहां से आगे की बात हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे ये बताओ, आपका लास्ट लेक्चर में तुम कोई डाउट पूछ रहे थे मेरे से, क्या डाउट पूछ रहे थे? नवंबर, क्वेश्चन नंबर, ये वाला बोलो। इनकम फ्रॉम लॉटरी दे रखी है नेट, ये सवाल पूछना था आपको। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। 5460 डिवाइडेड बाई 30%, 5460 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा भाई? दिस इज इक्वल टू 70%, आप ये समझ लो, ये 70% के बराबर दे रखा है। तो 5460 डिवाइडेड बाई 30, सॉरी 70, एक मिनट, 70 अपॉन में 7800 आएगा, 7800 आएगा। ग्रोस इनकम जोड़ते हैं, नेट कभी नहीं जोड़ते। वो नेट क्यों कर रखा है? क्योंकि टीडीएस काट रखा है उस पर। और बता भाई, और क्या था? कहां लिखा है एग्रीकल्चर लैंड? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप सेल करते हो, तो अगर यहां पे लिखा होता रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो ये एग्जेम्प्ट होता। एग्रीकल्चर लैंड लिखा है तो उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानोगे, ठीक है? और कुछ है इसमें? कौन सा? 8 क्या है? मतलब एट नंबर ना, इसमें क्या हुआ? बहुत आसान है। हाँ बोलो। हम्म, पहले हमेशा करंट ईयर का एडजस्ट करो और फिर पिछले साल का करो। करंट ईयर एडजस्ट कर लो, फिर पिछले साल का कर लो। लॉस हमेशा पहले इस साल का होगा, फिर पिछले साल का होगा। इस साल का है तो पहले उसी करोगे, अगर इस साल का नहीं है तो फिर पिछले साल वाले को पहले करोगे। हाँ जी, कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।